Now next topic is techniques used in project management. Just see techniques used in project management. Right. So first is bar chart. Bar chart, right? This is ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये जो है सबसे पुरानी टेक्निक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जिसको हेनरी गेंट ने डिराइव किया था 1950 में, राइट. उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन आया माइलस्टोन चार्ट, और माइल का जो मॉडिफिकेशन है माइलस्टोन का, वो है नेटवर्क हमारा. तो यहां पर हम लोग जरा सा इसे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे हम लोग दिस इज ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ project management. This is oldest technique of project management, and it was developed by Henry Gantt. Henry Gantt, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, around 1900 AD. 1950 मैंने गलती से बोल दिया था, 1900 AD. Hence it is also known as Gantt चार्ट. अभी भी जो है छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे मान लीजिए विलेज रोड बनाना है या फिर सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो हम लोग बार चार्ट को ही यूज करते हैं. देखिए और क्या है इसमें, देर आर टू कोऑर्डिनेट्स, देर आर टू कोऑर्डिनेट्स on which horizontal axis represent time and vertical axis represent activity. There are two coordinates on which horizontal axis represent time and vertical axis represent activity, right? So just see here, first you can note down, right? Just see here. This is y-axis and this is x-axis, right? And here we will write activity, and here we will write time in days, right? Activity and time in days. So there are, there are three activities, suppose this is A, this is B, and this is C, right? And now this is the duration. This is duration 2, 4, 6, 8, 10, 12, and 14. And this is also 0 here, right? So activity A, just you can see here, this is activity A, right?
activity A. And now next is activity B. This is activity B. Right? And now next is activity C. So these are three activity here, activity A, B and activity C, right? So here you can see, just I am hashing it, right? So you can see here activity A, B and C. तो इस बार चार्ट से क्या पता चल रहा है उसे हमें देखना है। इस बार चार्ट की लेंथ इस बात की इंडिकेशन है कि जो एक्टिविटी ए है हमारी, उसकी कंप्लीशन टाइम कितनी है, 8 दिनों की है। मान लीजिए 3 एक्टिविटी हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एक्टिविटीज जो है उसको मैं इस तरीके से डिफाइन करता हूं। फर्स्ट कि हमें क्या करना है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगानी है। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन अगर हमें लगानी है तो हमारे पास 3 एक्टिविटी होगी। पहले हम एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, फिर हम उसमें पाइप को लगाएंगे और फिर हम उसको रिफिलिंग करेंगे। तो मान लीजिए कि एक्टिविटी ए जो है हमारी वो एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंच है, ये पाइप लगाने की एक्टिविटी है, पाइप इंस्टॉलेशन, और ये रिफिलिंग की एक्टिविटी है। तो एक्सकवेशन करने में 8 दिन लगे, पाइप लगाने में कितने दिन लगे, 4 दिन से जाकर खत्म किया। तो 8 दिन पाइप लगाने में लग गए और 8 से 14 6 दिन हमें रिफिलिंग करने में लग गए, राइट। ये तीनों एक्टिविटी है। तो यहां पर इनकी लंबाई जो है, इस बार चार्ट की जो लंबाई है, बार की जो लंबाई है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम। सो यहां पर हम लोग लिखेंगे, देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, देयर आर 2 कोऑर्डिनेट्स ऑन विच हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम एंड वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट एक्टिविटी। सो हियर वी विल राइट length of the bar represent length of the bar will represent activity completion time. Start of the bar represent of the bar represent a start time of activity, whereas finishing of bar will represent finishing time or activity completion time. Here we will write finishing time of an activity, right, finishing time of an activity. बट विड्थ ऑफ द बार हैज नो सिग्निफिकेंस, विड्थ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। विड्थ ऑफ द बार हैज नो एनी सिग्निफिकेंस, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है विड्थ की। तो यहां से आप देखिए, इसी बार चार्ट को मैं फिर से लिख देता हूं, आप देखिए यहां पे लेंथ ऑफ द बार कितनी है इसकी, 8 हफ्ते पे खत्म होती है। तो ये बता रहा है कि एक्टिविटी ए जो है हमारी कितने दिनों में, सॉरी 8 हफ्ते नहीं 8 दिन, एक्टिविटी ए जो है हमारी वो कितने दिनों में कंप्लीट होगी, 8 दिनों में कंप्लीट होगी। एक्टिविटी बी कितने दिनों में शुरू होगी, देखिए मैंने लिखा स्टार्ट ऑफ द बार रिप्रेजेंट अ स्टार्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी। तो ये बार हमारा चौथे दिनों से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला। तो ये एक्टिविटी बी जो है हमारी कब शुरू हो रही है, चौथे दिनों से। मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख देता हूं इस तरीके से, सो दैट इट विल बी क्लियर, राइट, सो दैट इट विल बी क्लियर। आई एम राइटिंग हियर एग्जाम्पल installation of pipeline, right? So activity A क्या हो जाएगी हमारी यहां से, activity A, that excavation of trench,
राइट। और इनको आपने टाइम कितना दिया हुआ है, 8 दिनों का दिया हुआ है टाइम, राइट। एक्टिविटी बी हो जाएगी हमारी इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप, इंस्टॉलेशन ऑफ पाइप। और इसको हमने समय कितना दिया, चौथे दिन से शुरू होगी और 12वें दिन जाकर कंप्लीट होगी। इसको भी हमने 8 दिनों का टाइम दिया है। और एक्टिविटी सी है हमारी यहां पर क्या, रीफिलिंग। तो रीफिलिंग के लिए हमने कितना टाइम दिया, 8वें दिन से शुरू होगी, 14वें दिन खत्म हो जाएगी। सो दिस इज 6 डेज। अब इनके लिए ही हमने यहां पर बार चार्ट बनाया है, राइट। सो एक्टिविटी ए 0 से शुरू होगी और ये कंप्लीट 8 दिनों में होगी। बी चौथे दिन से शुरू होगी और ये कंप्लीट 12वें दिन होगी। सी हमारी जो एक्टिविटी है 8वें दिन शुरू होगी और 14वें दिन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो यहां पर एग्जैक्टली क्या है, इस बार चार्ट से ये तो पता चल गया कि कौन सी एक्टिविटी कब शुरू हो रही है, राइट। लेकिन इस बार चार्ट से ये भी पता चल रहा है कि एक्टिविटी सी तभी स्टार्ट होगी जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो रही है। लेकिन एक्टिविटी ए, बी एंड सी एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये इस बार चार्ट से नहीं पता चल रहा है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए जो हम लोग टेक्निक्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क टेक्निक, राइट। तो नेटवर्क में ये ड्रॉबैक आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये रिमूव हो जाती है। सो हियर वी विल राइट, let's see, from the above bar chart, from the above bar chart, it is clear that activity C will start after completion of activity A, but it is not clear that whether activity A, comma, activity B and activity C are interconnected with each other or not। ये नहीं पता चल रहा कि एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है या नहीं है। ये इसकी बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। और भी कुछ ड्रॉबैक है, वी विल डिस्कस। पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके नोट करते जाना, ठीक है। राइट। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट। इनके कुछ लिमिटेशंस हैं। सो वी विल राइट limitations of bar chart. First, lack of degree of details. Lack of degree of details. Right? First. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, हम लोग इन ए बार चार्ट only major activities are shown, whereas sub activity cannot be represented, whereas sub activity cannot be represented, right? In a bar chart only major activities are shown,
वेयर एज सब एक्टिविटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, राइट। तो देखेंगे इसको हम लोग क्या होता है ये सब एक्टिविटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, राइट। सो यहां से क्या होगा, इसकी रिमेडी होगी क्या, वो रिमेडी हम लोग अभी देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग रिमूव करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन ए बार चार्ट ओनली मेजर एक्टिविटीज आर शोन वेयर एज सब एक्टिविटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। तो इस सब एक्टिविटी को ना दिखने से कौन सा तूफान खड़ा हो जाता है यहां पर, उसको एनालिसिस करना है हमें। तो यहां पर मैं जरा सा इसे डैश देता हूं, क्या प्रॉब्लम होगी सब एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं होने से, राइट। तो जैसे मान लो कि पहले मैं एक बार चार्ट बनाता हूं, रिमेडी तो मैं लिखूंगा ही, पहले मैं एक बार चार्ट बनाता हूं यहां पर। जैसे देखो ये कोई बार चार्ट है और ये हमारी कोई एक्टिविटी है, ठीक है, ये एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी ए जो है हमारी, दिस इज एक्टिविटी ए। हियर वी विल राइट एक्टिविटी एंड हियर वी विल राइट ड्यूरेशंस इन डेज। तो क्या इनका फर्क पड़ेगा वो जरा सा हमें समझना है यहां पर, ठीक है। इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन मैं कर देता हूं, दिस इज 5 + 4 9 + 1 10 days, दिस इज 10, राइट। तो मान लो कि ये जो एक्टिविटी ए है हमारी, दिस एक्टिविटी ए इज कास्टिंग ऑफ ए रूफ स्लैब ऑफ 800 स्क्वायर फीट एरिया। कम एरिया लिया तो 10 दिन सफिशिएंट है इसके लिए। तो जब हम लोग कास्टिंग कर रहे थे तो मान लीजिए कि 1 तारीख से हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को वर्क दिया और बोला कि 1 तारीख को वर्क शुरू करो और 10 दिन में 11 तारीख को हमें कास्टिंग करके हैंड ओवर कर देना। तो हमने क्या किया कि 1 तारीख को देखा कि ठीक है कॉन्ट्रैक्टर ने वर्क स्टार्ट कर दिया है, फिर हम 7 तारीख को गए प्लॉट पे। तो जब हम 7 तारीख को अपने साइट पर गए तो हमें पता चला कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ भी काम नहीं किया है। फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला वर्क तो नहीं हो रहा है इसमें, तो बोलेगा सर अभी 3 दिन है, 3 दिन में अपन लोग कर लेंगे इस काम को। फिर हम 9वें दिन गए, फिर वर्क नहीं हो रहा है, राइट, थोड़ा बहुत वर्क हुआ है, बोलेगा 1 दिन का ही काम है कर लेंगे। हम 10वें दिन गए काम नहीं है, फिर बोलेगा 5 दिन और चाहिए। मतलब आपका उसमें मॉनिटरिंग नहीं रह पाया, कंट्रोलिंग आप नहीं कर पाए उसको, राइट, और उसको भी नहीं पता चल पाया। तो देखिए एग्जैक्टली क्या होगा, कंट्रोलिंग यहां पर नहीं कर पाते। ऐसा करते हैं हम कि हर स्टेप्स में हम कंट्रोलिंग करते हैं। हम उससे पूछते कि कास्टिंग जो तुम 10 दिन में कर रहे हो तो कास्टिंग की प्रोसीजर क्या क्या होती है। तो देखिए इस कास्टिंग की प्रोसीजर क्या होती है, पहले मैं प्रोसीजर लिखूंगा यहां पर। ये जो हम कास्टिंग करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो प्रोसीजर होगी वो कुछ ऐसे होगी। देखिए जो हमारे पास सब एक्टिविटी होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। क्या क्या सब एक्टिविटी होंगे वो मैं लिखता हूं यहां पर। देखिए कास्टिंग की जो सब एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म वर्क, शटरिंग, दैट इज शटरिंग एंड सेंटरिंग, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी हो गई हमारी बार्स बाइंडिंग, दैट इज रेनफोर्समेंट, और तीसरी एक्टिविटी हो गई हमारी कास्टिंग, जो हम ढलाई करते हैं, दैट इज द आखिरी एक्टिविटी, लास्ट एक्टिविटी। तो यहां पर ये 3 एक्टिविटी हो गए। मेन एक्टिविटी तो ये हो गई कास्टिंग हमारी, लेकिन इनकी 3 सब एक्टिविटी हो गई हमारी। दीज आर द सब एक्टिविटी हियर, दीज आर द सब एक्टिविटीज हियर, राइट। सो देयर आर 3 सब एक्टिविटीज। तो जनरली अगर आपको देखा जाए तो इस एरिया में फॉर्म वर्क करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मान लीजिए फॉर्म वर्क करने में हमने आपको टाइम दिया यहां पर 3 days, ठीक।
और इसको टाइम दिया, वार्स बाइंडिंग में ज्यादा टाइम लगती है, बीम स्लैब सबका बाइंडिंग करना पड़ेगा, तो 6 डेज। और कास्टिंग के लिए फिक्स टाइम होती है 1 डे। रुक रुक के कास्टिंग आप नहीं कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, राइट। रुकेंगे तो स्ट्रक्चर्स में वो होमोजीनियस स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, सीपेज भी होगा और आपकी पूरी की पूरी ढलाई खराब हो जाएगी, राइट। तो एग्जैक्टली और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट आई एम time will not permit to discuss all those things here. So definitely you will study in your building material and constructions why we prepared casting in 1 day and some things, right। लेकिन एक ही दिन में करते हैं, स्मूथनेस नहीं आएगी सरफेस में, राइट। ये मेन जो कॉज है वो मैंने आपको बताया। So कास्टिंग के लिए हमने 1 डे का टाइम यहां पर फिक्स किया, राइट। ये टाइम हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया कि देखो 3 दिन में फॉर्मवर्क होनी चाहिए, मतलब 1 तारीख को काम शुरू कर रहे हो तो 4 तारीख को फॉर्मवर्क कंप्लीट होनी चाहिए, 4 से आप शुरू करोगे तो 10 दिन में बास बाइंडिंग कंप्लीट होनी चाहिए और 10वें दिन के बाद 1 दिन में कास्टिंग, 11 तारीख को हमको कास्टिंग चाहिए ही चाहिए, राइट। अब क्या हुआ कि आप साइट पर गए 3 दिन के बाद, राइट। 3 दिन के बाद आप गए तो आपको पता चला कि कास्टिंग नहीं हुई है। तो अब आप 3 दिन के बाद आप गए तो आपको पता चला कि फॉर्मवर्क शटरिंग नहीं हुई है। अब आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलेंगे तुम अपनी स्पीड बढ़ाओ, मतलब जो ये 6 दिन तुम आराम से काम करते ना, अब तुम काम डे नाइट शिफ्ट में करो। मतलब 3 दिन की कास्टिंग को मेरे को 1 दिन में करके दो और ये 6 दिन के काम को मुझे 4 दिन में करके दो, ताकि किसी भी हालत में हमारी प्रोजेक्ट जो है 10वें दिन कंप्लीट हो जाए। हमें प्रोजेक्ट को डिले नहीं करना है। बीइंग ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर हमें प्रोजेक्ट ऑन टाइम देना है, जो हमारा एम है, जो मैं शुरू से डिस्कस कर रहा हूं। अगर प्रोजेक्ट डिले हो गई तो आप वर्स्ट इंजीनियर हैं यहां पर, राइट। सो प्रोजेक्ट हमारी ऑन टाइम कंप्लीट होनी चाहिए यहां पर। तो एग्जैक्टली क्या है, हमने क्या किया अभी, जो हमने इन सारी एक्टिविटीज को सब एक्टिविटीज में डिवाइड किया, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्रोजेक्ट पे कंट्रोल कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। सो कंट्रोलिंग यहां पर बार चार्ट से नहीं हो पाती है। सो कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी यहां से, इस बार चार्ट से कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने यहां पर डैश दिया है। देखिए, इन ए बार चार्ट ओनली मेजर एक्टिविटीज आर शोन वेयर सब एक्टिविटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, hence controlling, hence it is difficult to carry out, hence it is difficult to carry out the effective, difficult to carry out the effective control, right, hence it is difficult to carry out the effective control, right। तो कंट्रोलिंग हमें क्या है, बहुत जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, इस डिफिकल्टी को हम रिमूव करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे रिमेडी, मीन्स इसका पॉसिबल मॉडिफिकेशन, राइट। रिमेडी क्या है, रिमेडी इसकी जो मेजर एक्टिविटी है उनको सब एक्टिविटी में क्लासिफाई करो। सब एक्टिविटी, हियर वी कैन राइट सब एक्टिविटी of a major activity are marked on the bar chart, which is called milestone, right, which is called milestone. I am underlining this point, which is called milestone, right. So see here, just I am writing here, if one sub activity is, here I am writing, if one sub activity is completed, if one sub activity is completed, then mark 1 milestone on existing bar chart. If one sub activity is completed, then mark 1 milestone on existing bar chart, right. Similarly, if another sub activity is completed, then mark
another milestone in existing bar chart। तो मैं पहले आऊंगा बेसिक्स पॉइंट पे। जो बेसिक पॉइंट थे इसके, पहला कि हमें ये क्या जरूरत पड़ गई, लैक ऑफ डिग्री ऑफ डिटेल्स, ये लिमिटेशंस इसकी है क्यों। इन ए बार चार्ट ओनली मेजर एक्टिविटीज आर शोन वेयर सब एक्टिविटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू कैरी आउट द इफेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोलिंग नहीं मिल पा रहा हमें, राइट। सो हेयर क्या करेंगे, माइलस्टोन हम लोग देखेंगे। तो देखो जो हमने टाइम अलाउड किया है वो क्या अलाउड किया है, हमने 3 दिन का टाइम दिया है इसको। देखो यहां से आप, हमने 3 दिन का टाइम दिया है फॉर्म वर्क के लिए और 6 दिन का टाइम दिया हमने रेनफोर्समेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे यहां पर, देखिए तीसरे दिन हम आएंगे, एग्जैक्टली तीसरे दिन, ये रही हमारे तीसरे दिन, ठीक है। दिस इज 3 एंड दिस इज 9, राइट। सो आई एम राइटिंग टाइम हियर, दिस इज 3 एंड दिस इज 9। तो अगर मान लीजिए तीसरे दिन आप साइट पर पहुंचे और एक माइलस्टोन आपको कंप्लीट दिखा यहां पर, तो आप क्या कीजिए, इसे एक माइलस्टोन से यहां पर मार्क कर दीजिए, दिस इज माइलस्टोन। इस तरीके से आप मार्क कर दीजिए, मतलब आपकी फॉर्म वर्क कंप्लीट हो गई। फिर क्या करेंगे आप, उसी बार चार्ट में अगले दिन जब आप गए तो फिर एक माइलस्टोन आप मार्क कर दीजिए यहां पे, राइट। 9वें दिन जब आप गए तो मतलब फॉर्म वर्क शटरिंग तो हुई, रेनफोर्समेंट भी हो गई। सो वी आर रेडी फॉर कॉन्क्रीटिंग, मींस कास्टिंग के लिए अब हम रेडी हैं, राइट। 10वें दिन हम गए, कास्टिंग हमको कंप्लीट मिली। अब आप यहां पर माइलस्टोन नहीं बना सकते हैं, क्यों, अब तो एक्टिविटी ही कंप्लीट हो गई हमारी। सो माइलस्टोन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सब एक्टिविटी के कंप्लीशंस को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर माइलस्टोन क्या होगी हमारी, माइलस्टोन इज एन इवेंट। माइलस्टोन इवेंट है या एक्टिविटी है, सबसे बड़ी बात ये होती है। देखिए जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक्टिविटी है। जैसे मान लो मेरी क्लास खत्म हो गई तो इवेंट्स का क्रिएशन हो गया, दैट इज एन इवेंट। मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। लेकिन मेरी क्लास चल रही है, दैट इज एन एक्टिविटी। मींस कोई भी एक्टिविटी जब कंप्लीट होती है तो उस स्टेज को हम इवेंट कहते हैं। मैं डिफाइन करूंगा इसको बढ़िया से डेफिनेशन लिखवा कर आपको जब मैं नेटवर्क पढ़ाऊंगा, राइट। सो इवेंट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्टेज जो होती है, इंस्टेंटेनियस स्टेज होती है ऑफ अकरेंस, मींस टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। जब हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो जो स्टेज क्रिएट होता है इंस्टेंटेनियस, दैट इज कॉल्ड इवेंट। जैसे मैं इतने घंटे से पढ़ा रहा हूं, खत्म हो गई, दैट इज एन इवेंट। मैंने घर बनाना शुरू किया, मान लीजिए 10 जून को घर बनाना शुरू किया, दैट इज एन इवेंट। 10 जुलाई को खत्म हो गई, दैट इज एन इवेंट। लेकिन 10 जून से 10 जुलाई का जो पीरियड है 1 महीने का, दैट इज एन एक्टिविटी। सो माइलस्टोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फॉर्म वर्क कंप्लीट हुई, राइट। कंप्लीशन स्टेज को डिफाइन कर रहा है, तो कंप्लीशन स्टेज इज कॉल्ड व्हाट, इवेंट। सो माइलस्टोन is an event which is defined as completion stage of an activity at an intermediate stage, at an intermediate stage। ये स्टेटमेंट काफी ही फेमस है, कई बार एग्जाम्स में आ चुकी है। ये माइलस्टोन क्या है, इवेंट है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीशन स्टेज ऑफ एन एक्टिविटी। ये भी ऑप्शन में रहेगा आपको, कंप्लीशन स्टेज ऑफ एन एक्टिविटी। लेकिन ये ऑप्शन जो है 100% गलत होगा एग्जाम में, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कंप्लीशन स्टेज ऑफ एन एक्टिविटी एट एन इंटरमीडिएट स्टेज। इंटरमीडिएट स्टेज का मतलब क्या हो गया, उस एक्टिविटी के बीच के स्टेज को जब ये कंप्लीशन शो करेगा तो ये माइलस्टोन कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी दे सकता है, माइलस्टोन इज एन इवेंट विच इज विच इज जस्ट डिफाइंड एज कंप्लीशन स्टेज ऑफ अ सब एक्टिविटी। सब एक्टिविटी का मतलब ये हो गया हमारा सब एक्टिविटी, राइट। तो सब एक्टिविटी भी दे सकता है या एक्टिविटी एट एन इंटरमीडिएट स्टेज भी दे सकता है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर हियर, राइट। तो ये रिमेडी हमारी क्या हो गई, ये हमारी इसकी रिमेडी हो गई कि हमने इसको, आप यहां से कॉपी कर लेंगे, हमने इसको क्या किया, इस तरीके से डिफाइन किया माइलस्टोन को। तो माइलस्टोन को मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया आपको, इज इट वेरी क्लियर। पहले आप इसको देख लीजिए, राइट। देखिए, राइट, ये तो आपने लिख ही लिया था पहले। चलिए अब हम लोग आते हैं लिमिटेशंस नंबर 2 पे। ओके, 2 पे आते हैं। नो प्रोविजन टू शो द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। सेकंड, नो प्रोविजन
to show project progress. राइट तो इसमें प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस आपको नहीं दिखेगा, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस प्रोजेक्ट प्रोग्रेस since project progress cannot be shown hence bar chart cannot be used as a controlling device. राइट आप बार चार्ट को कंट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस नहीं दिखता है. राइट तो इसकी रिमेडी क्या हो जाएगी, देखिए रिमेडी पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर कंट्रोलिंग इज essential for rescheduling the remaining activities. Controlling is essential for rescheduling the remaining activities. राइट तो रीशेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं इसी में बैक पे आता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसको ही हम रीशेड्यूलिंग बोलते हैं. जैसे देखिए मान लीजिए कि आप जैसे तीसरे दिन यहां पर गए ना, मैं यहां पर इस फिगर में ये भी लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड माइलस्टोन, इसको आप माइलस्टोन कहते हो, दिस इज कॉल्ड माइलस्टोन, आप लिख लेना वहां पर. राइट तो एग्जैक्टली क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप तीसरे दिन गए ना तो आपको ये फॉर्म वर्क कंप्लीट नहीं मिला, लेकिन अगला जो 6 दिन है आपका वो तो बार्स बाइंडिंग के लिए है. तो अब बार्स बाइंडिंग वाला जो टाइम है हमको 6 दिन की जगह क्या करना होगा, 5 दिन या 4 दिन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशंस, और इसके टाइम को हमें बढ़ाना पड़ेगा. तो इस एक्टिविटी को, इस सब एक्टिविटी को क्या किया हमने, रीशेड्यूल कर दिया. इसको पहले 6 दिन दिया था, अब इसको 5 दिन दे रहे हैं हम लोग. राइट इसको पहले 3 दिन दिया था, अब इसको हम लोग 4 दिन दे रहे हैं. तो रीशेड्यूल करना पड़ रहा है हमें. तो वही क्या होती है कि जब एक्टिविटी ऑन टाइम नहीं चल रही होती है तो कंट्रोलिंग के जरिए हम उसको क्या करते हैं, फिर से रीशेड्यूलिंग करते हैं. राइट रीशेड्यूलिंग करते हैं. तो देखिए यहां पर वही मैंने लिखा है, since project progress cannot be shown, देखिए since project progress cannot be shown hence bar chart cannot be used as a controlling device. राइट तो अब इस कंट्रोलिंग is essential for rescheduling the remaining activities. तो रीशेड्यूलिंग हम कैसे करेंगे और इसको कैसे इस लिमिटेशंस को हम लोग खत्म करेंगे. तो देखिए यहां पे पहले आप क्या करेंगे, एक बार चार्ट बनाएंगे. जैसे मान लीजिए ये बार चार्ट है और हमारे पास कुछ एक्टिविटीज हैं. ये एक्टिविटीज है हमारे पास. राइट ये एक्टिविटीज है हमारे पास. सो हियर फर्स्ट वी विल राइट एक्टिविटी एंड दिस इज एक्टिविटी ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. राइट अब यहां पर क्या है, हमें इन एक्टिविटीज को रीशेड्यूल करनी है. तो हम कैसे करेंगे, देखिए हम लोग यहां पर टाइम अलाउट करते हैं. दिस इज 2 weeks. Here I am writing time in weeks. Right?
and this is activity. So time in weeks here. This is 2 weeks, this is 6, and this is 8, and this is 12, and this is 3. ये हमने टाइम अलॉट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास इतनी एक्टिविटी है। तो देखिए कंट्रोलिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग इसेंशियल फॉर रीशेड्यूलिंग द रिमेनिंग एक्टिविटीज, हम लोग कैसे करते हैं इसको, फिर बाद में हम लोग लिटरेचर में भी लिख लेंगे इसको, राइट। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को आपको दिखाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इस बार चार्ट में नहीं दिख रहा है, ये तो जस्ट हमने स्टार्टिंग में ही बना लिया है। अब प्रोजेक्ट प्रोग्रेस कैसे दिखेगा वो जस्ट मैं डिफाइन करता हूं यहां पर। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंट्रोलिंग इज इसेंशियल फॉर रीशेड्यूलिंग द रिमेनिंग एक्टिविटीज, राइट। रीशेड्यूलिंग द रिमेनिंग एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटी, ये बार चार्ट जो होता है हमारा वो तो हम पहले ही प्लानिंग शेड्यूलिंग के समय में ही पहले एस्टिमेट के साथ ही बना रखे होते हैं। अब मान लो वर्क हमने स्टार्ट किया, 1-2 महीने हो गए, 1-2 महीने के बाद हमको प्रोग्रेस देखना होता है, तो हम देखते हैं इस बार चार्ट की मदद से। तो यहाँ पर टाइम को मैंने वीक्स में दिया है और ये एक्टिविटी है A, B, C एंड D, राइट। ये बार चार्ट आपका पहले से है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिव्यू आफ्टर 8 वीक, रिव्यू आफ्टर 8 वीक्स, 8 हफ्ते के बाद हम रिव्यू करने गए साइट पे। इस बार चार्ट को लेके जाइए, राइट। तो क्या करेंगे हम इसको, जब हम 8 हफ्ते के बाद गए तो हमने ये पाया कि जो एक्टिविटी ए है हमारी वो 6 हफ्ते में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस एक्टिविटी ए में सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते का वर्क हुआ है, राइट। अभी 8वें हफ्ते जब हम गए तो हमें पता चला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते का ही वर्क हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हैश कर देंगे। देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी इतना ही वर्क हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते का वर्क हुआ है। सो इनको आप 4 हफ्ते से हैशिंग कर दीजिए, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 4 वीक्स, दिस इज 4 वीक्स, राइट। 4 हफ्ते का मात्र काम हुआ है। अब यहां पर क्या हुआ, हमने ये पाया, जो जो हम लोग पाते हैं वो यहां पर लिखेंगे और फिर बार चार्ट में इसको लिखेंगे। फर्स्ट यहां पर कुछ लिखना है इसलिए छोड़ दिया है। एक्टिविटी A has been delayed and only 4 weeks work has done and it requires what, कितने हफ्ते चाहिए इसमें, 2 हफ्ते का काम और बचा हुआ है, राइट। and it requires 2 more weeks। तो अब ये हम 8वें हफ्ते हैं, तो ये कब कंप्लीट होगा हमारा, 10वें हफ्ते में कंप्लीट होगा, राइट। होना कब चाहिए था ये कंप्लीट हमारा, 6ठे हफ्ते में, लेकिन अब कब होगा ये कंप्लीट, 10वें हफ्ते में। तो डिले कितने हफ्ते से ये हो गया हमारा, 4 हफ्ते से। हेंस इट इज डिलेड बाई, हेंस इट हैज बीन डिलेड बाई हाउ मच वीक, 6 वीक्स, सो 4 वीक्स, राइट। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये कंप्लीट होना चाहिए था आपको 6ठे हफ्ते में, आप 8वें हफ्ते में गए, काम इसमें नहीं हुआ है। 4 हफ्ते तो इधर ही हो गए, मीन्स 6ठे हफ्ते में, 8वें हफ्ते में। अब ये कंप्लीट कब होगा हमारा, 10वें हफ्ते में, राइट। तो कितना हफ्ता हो गया, 6, 2 हफ्ते इधर हो, सॉरी वीक में बात करें ना, सॉरी वीक्स में बात करें ना, हाँ राइट। तो 2 वीक्स यहां पर डिले हो गया, 2 वीक्स आगे 4 वीक्स और 2 वीक ये और लेगा, सॉरी 6 वीक्स होगा। सो इट इज डिलेड बाई 6 वीक्स, राइट, 6 वीक्स। अब यहां पर देखिए ये जो एक्टिविटी सी है हमारी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, इस एक्टिविटी के कंप्लीशंस पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि अगर ए कंप्लीट होगा, देखो अगर एक्टिविटी ए कंप्लीट होगा हमारा यहां पर, तभी तो एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी। तो सी तो कंप्लीटली डिपेंड कर रही है इसके कंप्लीशंस पे, ए के कंप्लीशंस पे। अब तुम्हारा ए कब कंप्लीट होगा, 10वें हफ्ते में कंप्लीट होगा, क्योंकि हम 8वें हफ्ते के बाद पहुंचे हैं साइट पे, राइट। और इसमें सिर्फ 4 हफ्ते का वर्क हुआ है, 2 हफ्ता और लगेगा,
तो 10वें हफ्ते में कंप्लीट होगा। तो ये वर्क हमारा जो छठे हफ्ते स्टार्ट होना चाहिए था वो 10वें हफ्ते स्टार्ट होगा, और 10वें हफ्ते स्टार्ट होगा तो इसको करने में कितना समय लगेगा, 6 हफ्ते लगेंगे इसको करने में। तो ये प्रोजेक्ट हमारा 16वें हफ्ते कंप्लीट होगा। तो प्रोजेक्ट हमारा 4 हफ्ते से डिले हो गया। तो हम इस एक्टिविटी को अब रीशेड्यूलिंग करेंगे, जिसको हमने कहा था कि तुम आराम आराम से 6 हफ्ते में काम करना, अब हम बोलेंगे आराम आराम से काम मत करो, तुम किसी भी तरीके से करके इस काम को अब 2 हफ्ते में करो, राइट। तो इस एक्टिविटी, क्योंकि ये एक्टिविटी शुरू 10वें हफ्ते हो रही है और कंप्लीट प्रोजेक्ट को 12वें हफ्ते होना है, बिकॉज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 12 वीक हियर। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जो लास्ट एक्टिविटी की ड्यूरेशन होती है वही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होती है। तो अब यहां पर क्या हो गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 12 हफ्ते हो गया, तो इस एक्टिविटी को रीशेड्यूलिंग करना पड़ेगा। तो वही हम लोग यहां पर लिखेंगे। देखिए यहां पर लिखता हूं, एक्टिविटी सी विल डिपेंड ऑन completion of activity A, and activity A will complete in 10 weeks. Hence C will start after 10 weeks. Hence यहां पर मैंने C लिखा है, आप एक्टिविटी C लिखिएगा। Hence rescheduling of activity C is required. अब इसकी रीशेड्यूलिंग करने की जरूरत पड़ गई, राइट, कि अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, C को रीशेड्यूलिंग करना पड़ेगा। मींस अब इसको हम 2 हफ्ते का ही सिर्फ टाइम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। अब क्या हुआ कि हम जब 8वें हफ्ते पहुंचे तो ये एक्टिविटी हमको कंप्लीट मिलनी चाहिए थी, राइट। ये एक्टिविटी हमको कंप्लीट मिलनी चाहिए थी, बी वाली। तो बी वाली बिल्कुल कंप्लीट है, इसलिए इसको क्या करेंगे आप, इस तरीके से हैशिंग कर देंगे। बी वाली जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट है पूरी की पूरी 8वें हफ्ते में, तो इसको आप हैशिंग कर दीजिए। राइट, और डी वाली भी एक्टिविटी हमको क्या मिली, कंप्लीट मिली। ये 2 हफ्ते में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इसको हम क्या किए, इस तरीके से हैश कर दिए, राइट, करेक्ट। अब देखिए यहां पर ये आपका बार चार्ट दिख रहा है। अब इसमें ये सारे जो रामायण लिखे हैं ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। इस बार चार्ट को देख के कोई भी बंदा बोल देगा ओके 8वें हफ्ते के बाद आपने रिव्यू किया, इसका मतलब ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारा डिले है, राइट। इसमें सिर्फ 4 हफ्ते का वर्क हुआ है, तो इसमें 2 हफ्ते अभी और चाहिए, मतलब ये वाली एक्टिविटी हमारी 10वें हफ्ते कंप्लीट होगी, राइट। लेकिन ये जब 10वें कंप्लीट होगी तो ये 10वें के बाद शुरू होगी, मिस ये 16वें हफ्ते कंप्लीट होगी। 4 हफ्ते से प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, चलो इसको रीशेड्यूलिंग कर लो, और ये दोनों ऑलरेडी कंप्लीट है। तो आप बीइंग ए गुड इंजीनियर आप इसको देखकर ही काम कर सकते हो, ज्यादा करने की जरूरत ही, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, जो मैंने यहां पर जगह छोड़ा था, देखिए, कंट्रोलिंग इज एसेंशियल फॉर रीशेड्यूलिंग द रिमेनिंग एक्टिविटीज। This difficulty can be removed by hashing the bar chart in hashing the existing bar chart, hashing the existing bar chart, existing bar chart in half width। यहां पर हाफ विड्थ का मतलब ये हुआ, देखिए आप इसको नोट डाउन भी करेंगे, हाफ विड्थ। जैसे ये मान लीजिए विड्थ आपकी W है ना, तो इसकी जो विड्थ होगी ना, हैशिंग वाले की विड्थ जो होगी वो W/2 होगी, हाफ विड्थ होगी। सो हैशिंग मीन हाफ ऑफ द विड्थ, राइट। अब यहां पर आइए हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरे पे। ये दूसरी रिमेडी थी, दूसरे मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको, नो प्रोविजन टू शो द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, राइट। तो यहां पर ये हमने लिख लिया रिमेडी। चलिए अब तीसरा लिखते हैं हम लोग, लैक ऑफ एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। सो दिस इज थर्ड, लैक ऑफ एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप।
राइट, लैक ऑफ एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप। तो यहां पर लिखेंगे इन ए बार चार्ट, इन ए बार चार्ट clear picture between in a bar chart clear picture between activity relationship is not available, activity interrelationship is not available, therefore it is difficult to identify, not available, therefore it is difficult to identify their interdependency। राइट, तो देखिए इन ए बार चार्ट क्लियर पिक्चर बिटवीन एक्टिविटी रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप इज नॉट अवेलेबल, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देयर इंटरडिपेंडेंसी। हमें एक्टिविटी की रिलेशनशिप ही देखने को नहीं मिलती इसमें। तो अब क्या करना होगा हमें, देखिए इसकी रेमेडी पहले लिखेंगे। देखिए दिस डिफिकल्टी रेमेडी, दिस डिफिकल्टी कैन बी पार्शियली रिमूव्ड, दिस डिफिकल्टी कैन बी पार्शियली रिमूव, फुल्ली नहीं कर सकते हो आप, इसलिए मैंने पार्शियली वर्ड यूज किया, पार्शियली रिमूव्ड by breaking each activity into a number of subsections। यहां पर सब एक्टिविटी नहीं लिखेंगे, subsections, right, subsections, so that interdependency of each subsections can be identified, right। देखिए यहां पे लिखा है दिस डिफिकल्टी कैन बी पार्शियली रिमूव्ड बाय ब्रेकिंग ईच एक्टिविटी इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल सबसेक्शंस, लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ इक्वल सबसेक्शंस, सो दैट इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ईच सबसेक्शंस कैन बी आइडेंटिफाइड। तो यहां पर जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो कि दो एक्टिविटी हमने ए और बी लिया, ज्यादा नहीं लेंगे, दो एक्टिविटी हमने लिया यहां पर। ठीक है, मात्र दो एक्टिविटी लेता हूं। ये है एक्टिविटी ए एंड दिस इज एक्टिविटी बी। हियर वी विल राइट एक्टिविटी एंड देयर ड्यूरेशंस, राइट, इन डेज। तो यहां पर देखिए आप मान लीजिए कि इनको हमने टाइम दिया है, यहां से सॉरी, इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन है मान लीजिए 9 डेज, ठीक है, और ये एक्टिविटी हमारी शुरू हो रही है तीसरे दिन से, और इसकी ड्यूरेशन हमने दी है 15 डेज, दिस इज 15 डेज। मतलब इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन हो गई 12 दिन और इसकी ड्यूरेशन हो गई 3 दिन, ठीक है। तो कुछ भी आप एब्रप्टली एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ब्रिक वर्क ले सकते हो और इसको प्लास्टरिंग एंड पेंटिंग ले सकते हो, राइट। मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। सो एक्टिविटी ए हो गई हमारी ब्रिक वर्क और एक्टिविटी बी हो गई हमारी प्लास्टरिंग ऑफ वॉल,
राइट। अब इन दोनों की इंटरडिपेंडेंसी इसमें नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी की ड्यूरेशन 9 डेज है, तो 9 को तीनों को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो एक्टिविटी ए की ड्यूरेशन है 9 डेज, सो 9/3 क्या हो जाएगा, 3 डेज ईच, राइट। तो इसको 3 इक्वल सबसेक्शंस में इस तरीके से डिवाइड करो। देखो 3, 6 and 9. So this is section number 1, section number 2 and section number 3. Here we can write no problem. Here we can write 6, no problem, right? So this is 3, 6 and 9. और एक्टिविटी बी का क्या है हमारा, 12 डेज बी, दिस इज 12. सो 12 डिवाइड बाई 3 करो तो 4 डेज ईच आ जाएंगे ये भी हमारे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां से मैं इसको डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, राइट। तो देखिए, तो 4 दिन चाहिए, तो 3 और ये हो जाएगा हमारा 7, 7, ये हो जाएगा हमारा 11 और ये हो जाएगा हमारा 15. सो दिस इज 7, दिस इज 11 एंड दिस इज 50. अब इनको कर लो आप सेक्शन नंबर 4 एंड दिस इज सेक्शन नंबर 5 एंड दिस इज सेक्शन नंबर 6. तो देखो सेक्शन नंबर 4 तभी स्टार्ट होगा जब सेक्शन नंबर 1 हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी. तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ तो पता चला यहां से कि 3 दिन काम अगर ब्रिक वर्क का कर लेते हो तुम, कहने का मतलब हमारा लेबर इतना इफिशियंट है कि अगर हम 3 दिन ब्रिक वर्क कर लेते हैं तो अगले मतलब तीसरे दिन के बाद से हम प्लास्टरिंग का काम शुरू कर सकते हैं अगले 4 दिनों तक, राइट. और इधर ब्रिक वर्क का काम हमारा चलते रहेगा. इसी को मैं आगे और भी ज्यादा मॉडिफाइड कर दूंगा, इसी चीज को बहुत ही मॉडिफाइड करूंगा और इन्हीं चीजों को AOA और AON नेटवर्क के जरिए लैडर नेटवर्क से मैं दिखाऊंगा आपको, राइट. तो वो ये वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द टॉपिक. अब यहां पर जैसे देखिए हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है. ये तो चलता रहेगा, बस प्रैक्टिकली करने की जरूरत है. जैसे मान लीजिए कि ये कोई वॉल है, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं. ये हमारी बिल्डिंग का फ्रेम्ड है, तो ये वॉल और ये वॉल, ठीक है, यही 2 वॉल आपको ब्रिक वर्क करना है. तो हमारा लेबर क्या किया, यहां पर ब्रिक वर्क का काम कर दिया है. 3 दिन लगा इसको करने में. अब वही लेबर इधर ब्रिक वर्क करने तीसरे दिन के बाद गया, तो क्या हम चौथे दिन से यहां पर प्लास्टरिंग का काम शुरू नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं शुरू हम प्लास्टरिंग का काम. इधर ब्रिक वर्क होगा तो इधर भी प्लास्टरिंग हम कर देंगे, फिर इधर ब्रिक वर्क खत्म हो जाएगा तो इधर प्लास्टरिंग शुरू करेंगे, इधर ब्रिक वर्क शुरू करेंगे हम. तो इस तरीके से काम हमारा चलता रहेगा. तो एग्जैक्टली क्या होगा यहां पर देखिए, एग्जैक्टली हियर वी कैन राइट वर्क ऑफ सेक्शन, सिंपली लिखेंगे सेक्शन 4 विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 1. और यहां पर लिखेंगे हम सेक्शन 5 विल स्टार्ट, सब सेक्शन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. सब सेक्शन हियर आई एम राइटिंग सब सेक्शन. आफ्टर सब सेक्शन 5 विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, कौन कौन कंप्लीट होगा देखो, 1 और 2 फुल्ली कंप्लीट होगा, राइट. और 3 में वर्क चल रहा होगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सब सेक्शंस 1, 2 एंड 4. सिमिलरली वी कैन राइट सब सेक्शन 6 विल स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ तो पता चला इससे, राइट. तो देखिए यहां पर आप इसको कॉपी कर लेंगे, राइट. आप इन्हें कॉपी कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट आते हैं 4th में. हम लोग 4th क्या कह रहा है हमारा वो देखते हैं हम लोग. लिमिटेशन नंबर 4. नेक्स्ट लिमिटेशन इज 4th नंबर, नो प्रोविजन टू अकाउंट फॉर टाइम अनसर्टेनिटी. तो देखो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है हमारा. अनसर्टेनिटी जैसे मान लीजिए कि एक हमें
बिल्डिंग बनानी है सिंगल स्टोरी, तो पहले हर किसी को पता है 6-7 महीने इसमें लगते हैं, तो ये डिफाइंड है टाइम हमारा। एक वॉल है हमारा, उसको हमें प्लास्टरिंग करनी है, तो हर किसी को पता है 1 दिन में प्लास्टरिंग हो जाएगी। लेकिन मान लो कि एक मोबाइल हमें बनाना है, न्यू टेक्नोलॉजी पे, ब्रेन सेंसेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगी हमारी, जो कि मार्केट में नहीं है। तो अब ये नहीं पता चलेगा कि इस मोबाइल को बनाने में कितना समय लगेगा। चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था, तो हमें ये नहीं पता था कि इस प्रोजेक्ट में कितना समय लगेगा। जब ये सक्सेसफुल हो जाता है तभी हम कहते हैं हाँ अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई, तो आगे के स्टेप्स को हम सोचते हैं इसमें। तो वही चीज़ है यहाँ पर है कि वो अनसर्टेन प्रोजेक्ट है, मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, और जो सर्टेन प्रोजेक्ट है उसका टाइम ऑफ कंप्लीशन डिफाइंड होता है पहले ही से ही। तो यहां पर देखो, नो प्रोविजन टू अकाउंट फॉर टाइम अनसर्टेनिटी। जो भी आपने बार चार्ट यहां पर देखा है, जैसे देखिए आप, इसमें पहले से पता है कि इसको करने में इतना समय लगेगा, इसको करने में इतना समय लगेगा। लेकिन क्या मैं लिख सकता हूं क्या यहां पर कि चंद्रयान 2 को बनाने में 9 महीने लगेंगे और चंद्रयान 3 को बनाने में 12 महीने लगेंगे? नहीं, हम लिख सकते ऐसा। सो यहां पर क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व नहीं, इसलिए बार चार्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है। सो यहां पर it is not as uncertainty cannot be accounted as uncertainty cannot be accounted, hence bar chart is not suitable for new or research and development type of प्रोजेक्ट। तो ये R&D प्रोजेक्ट के लिए डिफाइंड नहीं है हमारी बार चार्ट। राइट, क्लियर हो गई यहां से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, 5वां, 5th। Right, it is difficult to identify, it is difficult to identify critical activity, supercritical activity, सबक्रिटिकल एक्टिविटी, एंड क्रिटिकल पाथ। इससे आपको क्रिटिकल पाथ नहीं मिलेगा। देखो, क्रिटिकल एक्टिविटी, सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल ये मैंने डिवाइड कर रखा है, आपको पहले से पता होगा। जो ऑन टाइम चल रही है इसके लिए रिसोर्सेज जस्ट इनफ हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज है, इनफ नहीं प्रॉपर रिसोर्सेज है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। जिसके लिए रिसोर्स काफी ज्यादा मात्रा में है और टाइम से पहले चल रहा है, दैट इज कॉल्ड सब क्रिटिकल। and the activity which is completely behind the schedule is called supercritical activity. I repeat my statement, right? The activity which is moving on time and the resources are just proper is called critical activity, and the activity which is just before the time, means 4 weeks has been allotted and that is completed in 2 weeks, so that activity is called subcritical. That means resources are just enough here, and the resource activity which is already behind the schedule means 6 weeks work has been allotted, but already it has been delayed and it is taking 8 weeks, 9 weeks and 10 weeks. That is called supercritical activity. And why it has been delayed? Because the resources are not proper here. If resources is proper, then all activity will complete in on time, right? So if resources is not proper, that is due to lack of resources, activity is going to be delayed here, right? तो अगर resources नहीं होंगे तो activity delayed होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। critical path connecting all critical activities is called critical path। इसी का पूरा चक्कर है, पूरी की पूरी खेल ही क्रिटिकल पाथ की है। सो वी विल डिस्कस क्रिटिकल पाथ इन ए वेरी डिटेल वे while we are analyzing PERT analysis as well as in CPM analysis, right? So we will discuss the critical path in a very detailed way. How can you identify the critical path? What is the important role of critical path, right? And what is the significance of critical path while we are calculating the project duration and while we are analyzing the same things by PERT analysis as well as CPM analysis, right? So यहाँ पर ये इनका 5वां ड्रॉबैक हो गया, राइट? तो पहला हमारा क्या था, टेक्निक्स यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पहला क्या था हमारा, बार चार्ट। बार चार्ट के 5 लिमिटेशंस हो गए। दूसरा हमारा है रिसोर्स हिस्टोग्राम, ये सिमिलर ही है। सो सेकंड इज रिसोर्स हिस्टोग्राम, रिसोर्स हिस्टोग्राम।
तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बोथ बार चार्ट एंड रिसोर्स हिस्टोग्राम आर सेम, comma, the only difference is that the histogram will represent the continuous data of a particular group, whereas bar chart will represent variable data of a different group. I mean to say, just यहां पर आप देखिए, both are same, but only difference is that histogram will represent continuous data of a particular group. तो मैं जरा इसको हाईलाइट करूंगा, of a particular group, and bar chart will represent variable data of a different group. What is the literal meaning of variable group and a particular group? Just we will see here. Just see, look. Suppose this is two diagram here, right? So here I am writing boys, not boys, students. I am writing students, and here राइट। तो ये हमारे हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट, एंड दीज आर disciplines, right? That is branches. So here just see, this is mechanical, this is civil, this is computer science, right? तो मैकेनिकल वालों की परसेंटेज किसी भी कॉलेज में मान लीजिए 30% है, करेक्ट, और सिविल वाले बच्चे जो हैं वो 60% है, और सीएस वाले 10% है, बाकी कोई ब्रांच नहीं है, राइट, इतने ही है। तो यहां पर देखिए, क्या इन सिविल वालों को मैकेनिकल वालों से कोई फर्क पड़ रहा है क्या, और मैकेनिकल वालों को सिविल वाले से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? तो ये एक वेरिएबल ग्रुप हो गया, सिविल एक अलग ग्रुप हो गया, मैकेनिकल अलग हो गया, सीएस अलग ग्रुप हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम आए, आप इनको देखेंगे, अगर हम यहां पर लिखते हैं किसी एक क्रिकेट मैच की रन्स एंड दिस इज ओवर, राइट, एंड दिस इज रन। तो मान लीजिए कि जैसे पहला ओवर है, तो पहले ओवर में हमारे बने एक ओवर में 10 रन, राइट, दिस इज ओवर नंबर 1, और दूसरे ओवर में हमारे बन गए, एक ही ओवर में बन गए हमारे 24 रन, राइट, 24 रन, और एक ही ओवर में बन गए हमारे, फिर मान लीजिए यहां पर जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, मान लीजिए 36 रन, युवराज सिंह वाला 36, राइट। चलो एक और बना लेते हैं, हरभजन सिंह वाला 2 रन, ठीक है। ये अब ये बताओ, अब हरभजन सिंह ऐसा नहीं कि हमेशा 2 ही मारता है, एक एग्जांपल दिया आपको, तो एग्जैक्टली यहां पर क्या है, जैसे देखिए ये जो रन्स आपने बटोरे हैं अभी यहां पर हर ओवर में, ये किसका है, एक पर्टिकुलर क्रिकेट मैच का है,
तो ये पर्टिकुलर ग्रुप हो गई क्रिकेट मैच, और ये हर ओवर में कितने कितने 10, 24, 36 और 2 टोटल रन कितने हो गए हमारे, ऐड कर लेंगे इसको हम, 36 प्लस 24 50 60 62 रन कितने हो गए हमारे, ये करस्पॉन्डिंग 4 ओवर में हो गए हमारे, राइट। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के डेटा के वेरिएशंस को ये बताता है, बट ये डिफरेंट ग्रुप्स के वेरिएशंस को बताता है, राइट। अब जैसे मैं बोल दूं कि मैकेनिकल वाला, तो मैकेनिकल वाला 30% बच्चे जो है मैकेनिकल में इंटरेस्ट रख रहे हैं, 60% सिविल में रख रहे हैं और 10% सीएस में इंटरेस्ट रख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि इनको मिला ही सीएस है, राइट, बट इतना इंटरेस्ट रख रहे हैं, हम तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ना यहाँ पर आपसे, तो इतना इनको मिला है यहाँ पर। सो दीज आर द वेरिएबल ग्रुप and these are, this is a particular group. So this is the basic difference between histogram and bar chart here, right? So just you can copy it. Correct? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज, दिस इज द सेकेंड टेक्निक, एंड नेक्स्ट टेक्निक इज थर्ड, माइलस्टोन चार्ट, जो कि हमने डिस्कस कर दिया रेमेडी के साथ ही, माइलस्टोन चार्ट। तो यहां पर अब डिस्कस करने का नहीं बनता, डिस्कस कर दिया डिटेल में। एंड फोर्थ इज लिंक्ड बार चार्ट, राइट, लिंक्ड बार चार्ट। सो इन दिस बार चार्ट, in this bar chart, the end of preceding activity is connected to the start of, succeeding activity। मतलब प्रीसीडिंग का एंड जो है सक्सीडिंग के स्टार्ट से कनेक्टेड होगा। इट प्रोवाइड्स क्लियर पिक्चर बिटवीन एक्टिविटी एंड देयर इंटर रिलेशन शिप। यहां पर एक लाइन और लिख दूंगा, डॉटेड एरो या फिर डमी भी लिख सकते हैं इसको, और आर यूज्ड टू शो देयर इंटर रिलेशनशिप। ये आउट ऑफ देम सबसे बेस्ट है, क्योंकि देखो सबसे पहला बार चार्ट था, उसका मॉडिफिकेशन क्या हो गया हमारा, माइलस्टोन चार्ट हो गया, और माइलस्टोन चार्ट का मॉडिफिकेशन क्या हो गया, लिंक्ड बार चार्ट, और इनका मॉडिफिकेशन हो जाएगा नेटवर्क हमारा फाइनल, राइट। तो यहां पर देखो ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली कि अगर ये बार चार्ट है हमारी ये इस तरीके से, let's see here, ये देखिए, तो यहां पर क्या है हमारा, ये इनका स्टार्ट जो है इस तरीके से, ये और ये इस तरीके से, देखिए। तो ये एक्टिविटी हमारी हो गई ए, ये एक्टिविटी हो गई बी, और ये एक्टिविटी हो गई हमारी सी। तो देखो बी तभी शुरू होगी जब ए खत्म होगी, और सी तभी शुरू होगी जब हमारी बी कंप्लीट होगी, राइट। तो इंटरकनेक्शंस हमारा यहां पर जाहिर है। हियर यू कैन राइट एक्टिविटी ए, एक्टिविटी, एंड हियर यू कैन राइट ड्यूरेशंस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड लिंक्ड बार चार्ट। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या होगा वो हमें देखना है, तो हम लोग पहले लिखेंगे, आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या होगा वो देखना है। ड्यू टू लिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज, मेन लिमिटेशंस ऑफ
ड्यू टू लिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज, मेन लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट आर eliminated such as, फर्स्ट देखिए आप, सबसे बेस्ट एजम्पशन, बेस्ट क्या है देखिए, मैं लिखने से पहले समझाऊंगा आपको। यहां पर देखिए, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि बी तभी शुरू होगी जब ए कंप्लीट होगी। आई मीन टू से एक्टिविटी बी विल स्टार्ट व्हेन एक्टिविटी ए हैज बीन फिनिश्ड। मीन्स हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। सीपीएम तभी शुरू होगी जब हाइड्रोलॉजी खत्म होगी। तो हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है कि हाइड्रोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर लो, हमको जल्दी सीपीएम शुरू करना है। जितना टाइम चाहिए तुमको, जितना समय चाहिए तुमको, हाइड्रोलॉजी खत्म करो। हाइड्रोलॉजी खत्म होगी तब जाकर हमारी सीपीएम शुरू होगी। मीन्स फॉर हाइड्रोलॉजी वी हैव इनफ टाइम। और इनफ टाइम का मतलब क्या हो गया? टाइम इज ऑल्सो रिसोर्सेज, जिसको हम पैसिव रिसोर्स बोलते हैं। तो यहां पर रिसोर्सेज हमारे पास प्रॉपर है, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से उसको हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पे। तो इस एक्टिविटी के लिए, हाइड्रोलॉजी के लिए हमने रिसोर्स खूब अच्छे से प्लान किया। नहीं, हमें ये सारी चीजें चाहिए, तब मैं जाकर आपको पढ़ाऊंगा। सो रिसोर्सेस इज प्रॉपर एंड देन वी विल स्टार्ट सीपीएम। सो हियर वी कैन से, अब जब सीपीएम खत्म होगी देन वी विल स्टार्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, पहले सीपीएम खत्म कर लो, फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू हो जाएगी आपकी, राइट। एंड देन आफ्टर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देन वी विल स्टार्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग रिसोर्सेज बहुत आराम से आप प्लान कर सकते हो। तो यहां पर इसी को हम टेक्निकल भाषा में लिखेंगे। अगर ये मान लीजिए ब्रिक वर्क है, ये प्लास्टरिंग है, ये पेंटिंग है, तो ब्रिक वर्क करने में जितना समय तुमको लगता है तुम ले लो। ब्रिक वर्क करने के बाद जो हमारे पास खत्म होगा उसके बाद हम खूब बढ़िया से प्लास्टरिंग का प्लान कर लेंगे, फिर हम प्लास्टरिंग शुरू करेंगे। प्लास्टरिंग खत्म होगी तो खूब आराम से पेंटिंग का काम शुरू करेंगे। तो ये तीनों एक्टिविटी बिल्कुल आराम से प्लान की जा सकती है। हमको लेबर और कॉन्ट्रैक्टर बोला ना हम ब्रिक वर्क 10 दिन में करेंगे, हम बोले ठीक है तुम 11 दिन में कर लो। मींस उसको इनफ टाइम दिया हमने, राइट। सो रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज कैन बी easily planned. So here first we will write, first resources for individual activities can be easily planned. So resources for individual activities can be easily planned. ये सारे जो लिखवा रहा हूं अभी आपको मैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में आ चुके हैं, राइट। Resources for individual activities can be easily planned. And resources means what? Material as well as manpower resources. दूसरा, floats can be easily calculated. Floats can be easily calculated. Floats का मतलब होता है freedom for activity. जैसे मान लो कि हमको पता है कि इस काम को करने में 10 दिन लगता है और लेबर 8 दिन में काम कर चुका है, 2 दिन बैठा हुआ है, तो 2 दिन क्या मिला उसको? फ्रीडम मिला। ये एक्टिविटी 2 दिन पहले ही कंप्लीट हो गई। सो दिस 2-day फ्रीडम इज कॉल्ड फ्लोट। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इंटरफेयरिंग फ्लोट। आई विल डिस्कस डेफिनेटली इट इन ए वेरी डिटेल वे इन द टॉपिक ऑफ सीपीएम एनालिसिस, राइट। सो दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ बार चार्ट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सो वी विल डिस्कस इन सीपीएम एनालिसिस, राइट। सो फ्लोट्स, हियर यू कैन राइट इन ब्रैकेट फ्रीडम फॉर एक्टिविटी, दिस इज फ्रीडम फॉर एक्टिविटी, you can write here, right। and तीसरा जो है हमारा, there is no need to monitor separate milestone, milestone की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। so there is no need to monitor separate milestone, माइलस्टोन की कोई जरूरत नहीं है। माइलस्टोन तो जब हमें दिख नहीं रहा था एक्टिविटीज में, कि सब एक्टिविटीज दिख नहीं रही थी, तब जरूरत थी। अभी तो खूब बढ़िया से हमने प्लान किया, खुद से देखो ना, खूब बढ़िया से प्लान किया हुआ है। सो देयर इज नो नीड टू मॉनिटर सेपरेट माइलस्टोन। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजीली समझ में आ रहा है, ये दिख रहा है हमें। सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, आराम से दिख रहा है फिगर में आपको, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। एंड नेक्स्ट इज, ये इजी लिखा है मैंने, next is fifth, there can be used for monitoring as well as controlling purposes, right।
देयर कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग पर्पसेस। तो ये 5 पॉइंट्स जो है आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मैं याद करा देता हूं आपको, एकदम बेसिक्स, कोई जरूरत नहीं है नोट्स को देखने की, ठीक है। पहला क्या है, इस बार चार्ट को देख के आइडिया लग जाए। देखो मैं ऐसे ही बोल देता हूं, रिसोर्स खूब बढ़िया से प्लान कर लेंगे, खूब आराम से समझ में आ रहा है कि ये खत्म होगा तो ये शुरू होगा। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज कैन बी इजीली प्लान। फ्लोट्स मिल जाएगा, मतलब एक्टिविटी का फ्रीडम। 10 दिन का समय दिया, 8 दिन में कंप्लीट करके बैठा हुआ है, 2 दिन मजे कर रहा है, 2 दिन फ्रीडम हो गया, दैट इज 2 days इज द फ्लोट, राइट। सो यहां पर देखो वही लिखा है मैंने, रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटीज कैन बी इजीली प्लान, फ्लोट्स कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, राइट। इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आराम से समझ में आ रहा है, माइलस्टोन की कहीं जरूरत नहीं है कुछ भी, इसलिए हटाओ उसको। देयर कैन बी यूज फॉर मॉनिटरिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग पर्पस, दोनों के लिए आराम से इसको यूज कर सकते हो, राइट। तो ये इसका ये था। अब इसका ड्रॉबैक्स भी है एक, क्या है ड्रॉबैक्स इसका, बहुत ही सिंपल, टाइम अनसर्टेनिटी तुमको इसमें भी नहीं दिखेगी। देखो इसमें भी टाइम तुमको दिख ही रहा होगा पूरा का पूरा, कॉन्फिडेंस के साथ हमने लिखा है कि इतने ही दिन में ये कंप्लीट होगा। सो यहां पर ड्रॉबैक्स लिखेंगे हम लोग, टाइम अनसर्टेनिटी कैन नॉट बी अकाउंटेड। सो हियर वी विल राइट drawbacks. First, time uncertainty cannot be accounted, hence it is not suitable for research and development type of project, right, research and development type of project। दूसरा क्या है हमारा, देखिए, it is difficult to identify critical path, critical path इसमें भी नहीं मिलेगा आपको। it is difficult to identify critical path, राइट। तो क्रिटिकल पाथ हमें यहां से भी नहीं मिलने वाला है। ये दो इसके ड्रॉबैक्स हैं, राइट। क्रिटिकल पाथ सिर्फ और सिर्फ हमको नेटवर्क्स में ही मिलेगा। सो नेक्स्ट आई विल डिस्कस नेटवर्क डायग्राम, राइट। नेटवर्क डायग्राम विल बी आवर नेक्स्ट हेडिंग, सो यू कैन कॉपी इट। ड्रॉबैक्स, ठीक है। पॉज करके आराम से आप नोट्स बना लेना, ओके। ये सारे पॉइंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे नेटवर्क डायग्राम पे, ओके। नाउ सी नेक्स्ट नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम, राइट। तो नेटवर्क क्या होती है वो देखना है। सो फर्स्ट वी विल राइट द स्टेटमेंट हियर, this is an improvement over, this is an improvement over milestone chart। it is used for big project under complex conditions, right। it is used for big project under complex conditions। तो ये माइलस्टोन चार्ट की इंप्रूवमेंट है। पहले हमारी क्या थी, बार चार्ट थी। बार चार्ट की इंप्रूवमेंट क्या हो गई हमारी, माइलस्टोन चार्ट हो गई। और माइलस्टोन चार्ट के बाद हमने लिंक्ड बार चार्ट बनाया था, राइट। बट ये उससे भी एडवांस वर्जन है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क डायग्राम। सो यहां पर जितने भी लिमिटेशंस थे बार चार्ट के, कुछ भी यहां पर कुछ भी ऐसा वैलिड नहीं, कोई भी एरर इसमें नहीं है। सो हियर वी कैन राइट ऑल लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट, ऑल लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट are eliminated here, are eliminated here, right। all limitations of bar chart are eliminated here। so here we can write eliminated here, right। so अब हम लोग नेटवर्क का जरा सा स्टेटमेंट लिखते हैं। सो नेटवर्क इज ए
pictorial representation is a pictorial representation between activities and their interrelationship. Activities and their interrelationship during parallel और सीरियल एक्टिविटीज, जो सीरीज में रहती है उसको हम सीरीज कहते हैं, अभी मैं डिस्कस कर दूंगा. ड्यूरिंग पैरेलल एंड सीरियल एक्टिविटीज, इफ रिक्वायर्ड डमी में इंट्रोड्यूस्ड, इफ रिक्वायर देन डमी में इंट्रोड्यूस. ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम डमी को भी इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पर. So first you will write the statement here. What is the statement? This is an improvement of our milestone chart. Very right. It is used for big project under complex conditions. अगर मान लीजिए कि आपको छोटी प्रोजेक्ट हैंडल करनी है, 1 किलोमीटर की विलेज रोड बनानी है, तो उसके लिए बार चार्ट ही सफिशिएंट होगा हमारा, और उसकी रिमेडी हमने बताई थी आपको कि उसके प्रोग्रेस को हम हैशिंग करके देख लेंगे. बट अगर प्रोजेक्ट हमारी बिग है, then just we are preferring network here because there is no any error in the network diagram and there are huge limitations, right? In bar chart, what was the limitations here? Lack of degree of details, lack of activity relationship, no provision to show the project progress, not used for research and development type of project, right? ये सारे थे हमारे. We are not able to identify critical paths, subcritical paths, supercritical activities, subcritical activities and critical activities. But here no limitations is valid. All limitations are eliminated here. बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से हम लोग क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करेंगे. मीन्स इन अ वेरी इजी वे वी कैन फाइंड द क्रिटिकल पाथ. In a very easy way we can identify the floats. In a very easy way we can identify the slacks. In a very easy way we can identify subcritical activities, supercritical activities as well as critical activity. And also we can apply this network for a research and development type of project. But bar chart को आप research and development type of project के लिए यूज नहीं कर सकते थे. मीन्स बार चार्ट वॉज नॉट यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. बट नेटवर्क डेफिनेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होंगे और रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए भी यूज होंगे. ऑलरेडी आई गेव 2 different examples of research and development type of project like mission Chandrayaan 2, Chandrayaan 3, Mangal and some things. Development of new mobile technology that is based on research and that is based on brain assistant technology and some things. तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस मैंने डिस्कस कर चुका है आपके फाउंडेशन पार्ट में. तो अब यहां पर हमें नेटवर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की जरूरत है. सो फर्स्ट यू कैन राइट द नोट्स हियर, राइट. अब देखिए यहां पर ये जो नेटवर्क होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, राइट. सो हियर वी कैन राइट नेटवर्क आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज AOA network and second is AON network, right? AOA network and AON network, ये 2 डिफरेंट टाइप के हमारे नेटवर्क होंगे. तो AOA को हम क्या कहते हैं, AON को क्या कहते हैं, ये हम लोग जरा देखते हैं. इसे हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क और दूसरे वाले को हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन नोड्स नेटवर्क, राइट. तो यहां पर हम लोग एक लाइन और लिख सकते हैं, यूजिंग नेटवर्क डायग्राम, यूजिंग जो मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले, यूजिंग नेटवर्क डायग्राम वी कैन आइडेंटिफाई क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ as well as project durations, as well as project durations. तो इन सारी चीजों को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट आवर एम इज टू व्हाट हियर, कि हमें AOA और AON देखना है कि ये दोनों चीजें है क्या.
AOA और AON नेटवर्क क्या है? सो हियर वी कैन राइट difference between AOA and AON network, right? So difference between AOA और AON नेटवर्क क्या है, इनमें डिफरेंस जरा सा हम लोग देखते हैं. सो यहां पर हम लोग लिखेंगे AOA और यहां पर लिखेंगे हम लोग AON. ठीक है, अब इन दोनों के डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग. राइट, फर्स्ट AOA stands for activity on arrow network. AOA stands for activity on arrow network और इनका पहला हो जाएगा AON stands for activity on node network डायग्राम. नेटवर्क डायग्राम यहां भी लिख सकते हो आप. राइट, अब दूसरा हम लोग देखते हैं. ये फर्स्ट था AOA स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क एंड सेकंड देखिए यहां पर लिखेंगे एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो. यहां पर एक्टिविटी को हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे देखो कि ये अगर मान लो इवेंट है, मैं अभी आऊंगा इवेंट पे भी, और ये इवेंट है. जैसे मुझे मान लो कि क्लास CPM के स्टार्ट करनी थी, एक इवेंट हो गई. CPM की क्लास अभी चल रही है, दैट इज एन एक्टिविटी, और CPM की क्लास खत्म हुई है, दूसरी इवेंट हो गई हमारी. सो दिस इज एक्टिविटी A हेयर, राइट. और ये एक्टिविटी A क्या बता रहा है हमें? क्लास इज गोइंग ऑन, राइट. हियर वी विल राइट activity A is what? Class is going on, right? और इस एक्टिविटी A को हमने कहां पर रिप्रेजेंट किया है? इस एरो पर रिप्रेजेंट किया है. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो, राइट. इस एक्टिविटी को हमने एरो पर रिप्रेजेंट किया. देखिए यहां पे आप. सो दिस एक्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. सो हियर ऑल्सो यू कैन राइट, ऑल्सो वी कैन राइट हियर दिस इज व्हाट? दिस इज एक्टिविटी. ओके, एंड दिस इज व्हाट हियर? दिस इज इवेंट, एंड दिस इज ऑल्सो हियर इवेंट, राइट. तो यहां पर क्या है? एक्टिविटी आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो. यहां पर हम जो रिप्रेजेंट करेंगे AON में, एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स. इसमें एक्टिविटी को हम नोड पे दिखाएंगे. सो जैसे देखिए आप यहां पर ये मान लीजिए एक्टिविटी हमारी A और ये एक्टिविटी हमारी B. दिस इज A एंड दिस इज B. तो ये तो AOA नेटवर्क है जहां पर की एक्टिविटी को आपने कहां पर दिखाया है? एरो पे दिखाया है. बट अगर इन्हीं चीजों को हमें AON में दिखाना होगा
तो हम इस एक्टिविटी को इस तरीके से बॉक्स के अंदर दिखाएंगे, दैट इज नोड, राइट, एंड दिस इज एरो, जस्ट ये इंटरकनेक्शन को दिखाती है और कुछ नहीं। सो इस एक्टिविटी को हम यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एंड बी, राइट। तो ये जो आपने देखा है, दिस इज व्हाट हियर, दिस इज AOA एंड दिस इज व्हाट हियर, AON। तो एक्टिविटी यहां पर कहां दिख रही है, नोड्स पे। सो दिस इज आवर node, this is node and this is also node and this A is activity. So activities are represented on what, nodes here. इस एक्टिविटी को हमने नोड्स पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, करेक्ट। सो यहां पर ये बेसिक डिफरेंस हो गया कि एक्टिविटी को एक में एरो पे रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे को नोड्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर इस नेटवर्क में इवेंट्स को हम नोड में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर इवेंट्स आपको कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए इन दोनों में इवेंट्स कहीं दिख रहा है, नहीं, राइट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे तीसरा, थर्ड डिफरेंस लिखेंगे हम लोग, third, events are represented by nodes। देखिए ये क्या था हमारा, यहां पर मैंने लिखा है दिस इज इवेंट एंड दिस इज इवेंट, और ये क्या है हमारा, नोड। सो इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड, राइट। यहां पर फिर से चाहें तो आप बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत तो नहीं है। दिस इज नोड और इस नोड पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, इवेंट को, एंड दिस इज इवेंट एंड दिस इज एक्टिविटी। सो इवेंट्स को यहां पर नोड पे दिखाएंगे, लेकिन इसमें देखिए इवेंट्स के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। दिस इज एक्टिविटी एंड दिस इज इंटरकनेक्शन। दिस एरो विल शो द इंटरकनेक्शन ऑफ एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी। तो यहां पर हम लिखेंगे there is no role of event in AON network। इसमें इवेंट का कोई रोल नहीं है, राइट। इट इज वेरी फंडामेंटल पार्ट, इसको मैं थोड़ा सा आगे भी डिस्कस करूंगा अभी, राइट। नो रोल ऑफ इवेंट हेयर, इसको हम लोग आगे जस्ट 2 पॉइंट के बाद डिस्कस करेंगे इसको। अब यहां पर देखिए फोर्थ क्या है, डिफरेंसेस नंबर 4। देखिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज, आर exactly equal to number of arrows। जितनी एक्टिविटी होगी उतने एरो होंगे इसमें, राइट। सो नंबर ऑफ एक्टिविटीज इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एरो, लेकिन इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मीन्स ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज और एरो दोनों बराबर होंगे। सो नंबर ऑफ activities will never be equal to number of arrows, राइट। नंबर ऑफ एरोज के बराबर नहीं होंगे। तो जैसे देखिए यहां पर जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल हियर, अगर मान लीजिए दिस इज एक्टिविटी ए, बी एंड दिस इज एक्टिविटी सी, दीज आर द वेरियस एक्टिविटीज हियर, ए, बी एंड सी। दिस इज इवेंट 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर द इवेंट्स हियर, राइट। नंबरिंग हम कैसे करते हैं इवेंट्स की, आई विल डिस्कस लेटर ऑन डेफिनेटली। तो 1, 2, 3, 4 आर द इवेंट एंड ए, बी, सी आर द एक्टिविटीज हियर। अब इनको अगर आप AON में ट्रांसफर करेंगे, पहले यहां पर आप देखिए एक चीज,
कि जो एरो है, एरो कितने हैं 1 2 3 और एक्टिविटी कितने हैं 1 2 and 3. Sorry. So here we can write number of activities is equal to 3. कौन कौन सी है? A, B और C. ये हमारी 3 एक्टिविटी हैं. और नंबर ऑफ एरोज कितने हैं हमारे? नंबर ऑफ एरोज इज इक्वल टू 3. 1 2 and 3. सो 3 एक्टिविटी एंड 3 एरो. लेकिन यहां पर देखिए, अगर आप इसका AON बनाते हैं तो ये इस तरीके से दिखेगा आपको. दिस इज एक्टिविटी A, नोट्स के अंदर रहेगा. दिस इज एक्टिविटी B and next node for activity C. So here we can write A, B and C. So activities are represented on nodes, right? तो यहां पर देखिए एरो कितने हैं? नंबर ऑफ एरो इज इक्वल टू 2. सिर्फ 2 एरो दिख रहे हैं. और नंबर ऑफ एक्टिविटीज कितने दिख रहे हैं आपको? नंबर ऑफ एक्टिविटीज इज इक्वल टू 3 here. So number of activities will never be equal to number of arrows in AON network diagram, right? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट, ये कितना नंबर था हमारा? 4. सो नेक्स्ट इज 5th, राइट. देखिए, इट इज यूजफुल फॉर both PERT as well as CPM based project. It is useful for both PERT as well as CPM based project. लेकिन ये जो है, it is useful only for CPM based project. ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, राइट. और ये क्या होगा? दैट इज फॉर R&D, that is research and development, and repetitive type of प्रोजेक्ट, राइट. ये दोनों के लिए यूजफुल होगी. लेकिन ये पॉइंट जो है ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है और ये इंटरव्यू ओरिएंटेड पॉइंट है. तो देखिए एग्जैक्टली ऐसा होता क्यों है वो जरा डिस्कस करते हैं. इसमें जस्ट एक्सप्लेनेशन लिखता हूं यहां पर मैं. क्यों ऐसा लिखा हमने कि AON जो है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूजफुल होगा? हमारा CPM बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए होगा. क्योंकि CPM जो होती है हमारी वो एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क को फॉलो करती है, राइट. जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि मुझे CPM की क्लास लेनी है, then before taking the classes of CPM first we have to cover the classes of hydrology, right? तो हाइड्रोलॉजी जब कवर होगी तभी हम CPM के बारे में सोचेंगे. लेकिन हाइड्रोलॉजी के लिए हमारा टाइम डिफाइंड है कि 3 दिनों में इसको कंप्लीट करना है. तो 3 दिन के बाद, जैसे मान लीजिए मंडे शुरू किया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे से हम CPM शुरू कर सकते हैं, राइट. और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन में CPM लेके फिर अगर हम क्या करेंगे, संडे से नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं. तो टाइम जो है यहां पर डिफाइंड है. लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोलॉजी पहली बार पढ़ाई गई है और CPM भी पहली बार ही इस दुनिया में पढ़ाई गई, इसके पहले कभी किसी ने पढ़ा नहीं है. तो टाइम हमारा पहले से डिफाइंड है इस प्रोजेक्ट का कि हाइड्रोलॉजी इतना घंटा लेगा, CPM इतने घंटे लेंगे हमारे. ये टाइम पहले से हमारा डिफाइंड है. तो जब टाइम हमारा डिफाइंड होता है तो हम इस प्रोजेक्ट को कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा रिपीटेटिव इन नेचर है. जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बना रहे हो, देन दैट प्रोजेक्ट इज रिपीटेटिव इन नेचर. फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बनेगा तभी फर्स्ट फ्लोर हमारा बनेगा और तभी हम सेकंड फ्लोर की सोच सकते हैं. तो फर्स्ट फ्लोर का टाइम डिफाइंड है कि 2 महीने लगेगा,
सेकंड फ्लोर का 2 महीने लगे एंड सो ऑन, राइट। अगर आप बिल्डिंग में प्लास्टर कर देते हो तो प्लास्टर करने में मान लो 2 दिन लगेंगे, 2 दिन प्लास्टरिंग का हो गया, तो उसके बाद 6 दिन हमारा पेंटिंग में लगेगा। तो ये पेंटिंग का टाइम और प्लास्टरिंग का टाइम, ये दोनों टाइम हमारा पहले से डिफाइंड है। लेकिन अब देखो यहां पर क्या है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन एक्टिविटी, कि 2 दिन का टाइम हमने प्लास्टरिंग के लिए दिया था, तीसरे दिन से पेंटिंग शुरू करना है हमें, तो 2 दिन में हमको किस पे फोकस करना है, मैन पावर पे, मटेरियल्स पे, मींस हमारे रिसोर्सेज पे। अगर तुम लेबर को प्लास्टर के लिए सीमेंट लाकर नहीं दोगे, रिसोर्सेस नहीं दोगे, तो वो प्लास्टर कैसे करेगा? सीमेंट लाकर रख दोगे, लेबर नहीं लाओगे, तो प्लास्टर अपने आप थोड़ी हो जाएगा। सो देयर आर 2 मेजर रिसोर्सेस, दैट इज मटेरियल रिसोर्सेस एंड मैन पावर रिसोर्सेस। सो वी हैव टू अल्टीमेटली वी हैव टू फोकस ऑन दीज 2 रिसोर्सेस, दैट इज मटेरियल एज वेल एज मैन पावर रिसोर्सेस। तो यहां पर एग्जैक्टली वही चीजें होती है कि हमें उन चीजों पर फोकस करनी होती है, मीन्स एक्टिविटी पे फोकस करनी होती है। लेकिन अगर मान लो कि हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं कि हमें चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है, बट नो वन साइंटिस्ट कैन से कि चंद्रयान 2 विल बी सक्सेसफुल इन 2020 और 2021। हम अगर प्रोजेक्ट में हाथ लगाते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमारी कब सक्सेस होगी हम नहीं जानते, हम बस रिसर्च कर रहे हैं उस पर, और फिर हम उसका वो करके देखेंगे, उसको टेस्ट करके देखेंगे, और अगर हम टेस्ट में सक्सेसफुल हो गए तो चंद्रयान 2 हमारी सक्सेसफुल हो गई, एंड देन वी विल थिंक अबाउट द चंद्रयान 3, राइट। एंड इफ चंद्रयान 3 विल बी सक्सेसफुल देन वी विल थिंक अबाउट द चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 2 विल टेक हाउ मच टाइम वी डोंट नो, चंद्रयान 3 विल टेक हाउ मच टाइम वी डोंट नो, राइट। सो वी हैव टू अल्टीमेटली फोकस ऑन आवर इवेंट्स। व्हेन चंद्रयान 2 हैज लॉन्च्ड सक्सेसफुली देन वी विल थिंक अबाउट द चंद्रयान 3, मींस अब हम चंद्रयान 2 को टेस्ट कर चुके हैं, तो चंद्रयान 2 का टेस्टिंग क्या हो गया, एक इवेंट हो गया। इस इवेंट के बनने के बाद ही हम नेक्स्ट एक्टिविटी को सोचते हैं। जैसे देखिए, आप पहले 10th करते हैं, 10th के बाद आप 12th करते हैं, तो 10th किया तो एक इवेंट बना आपका। 10th करने के बाद ही, रिजल्ट आने के बाद ही आप सोचते हैं कि हमें साइंस स्ट्रीम में जाना है या फिर कॉमर्स में जाना है या फिर आर्ट्स में जाना है या बायो लेना है हमें, राइट। उसके बाद एक इवेंट हमारा कब बनता है, ये तो बन गया 10th के बाद, फिर 12 में एक इवेंट बनता है। 12 के बाद हम इंजीनियरिंग प्रोफेशंस में जाते हैं, कौन सा ब्रांच लेंगे, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑब्वियसली सिविल लेंगे क्योंकि हमारी भी सिविल है। तो अब यहां पर क्या है एग्जैक्टली कि हम कौन सा स्ट्रीम लेंगे। सिविल लेने के बाद 4 साल हम सिविल पढ़े, 4 साल पढ़ने के बाद फिर हमारा एक इवेंट क्रिएट हुआ, मींस 2020 में गया, 2024 में एक इवेंट फिर बना, 24 में बनने के बाद हम फिर मेडीजी में 1 साल प्रिपरेशन करें, 2025 हो गया हमारा, और 25 में हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है यूपीएससी में कि 25 में हो रहा है सिलेक्शन, कि 26 में हो रहा है, कि 27 में हो रहा है। अब जब यूपीएससी में सिलेक्शन होगा तभी तो सोचोगे ना कि अब तुमको लाइफ में आगे क्या करनी है, कैसे सेटलमेंट करनी है, मींस लाइफ को एक दूसरे ट्रैक पे ले जाना है, एक फैमिली लाइफ जीनी है तुमको। तो ये सारे इवेंट्स के बनने के बाद ही, सो वी शुड हैव टू फोकस ऑन दैट इवेंट हियर, राइट। तो इवेंट एक्चुअली क्या होता है, वैसा प्रोजेक्ट जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नो वन कैन से कि हमारी सिलेक्शन इसी बार हो जाएगी, राइट। हो जाती है तो एक इवेंट बनता है, उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। ईएस क्लियर हो गया तो हमें आईएएस की ओर जाना है या फिर अपने स्टडी को स्टॉप करना है और फैमिली लाइफ जीनी है, राइट। तो ये हम उस समय डिसाइड करते हैं। तो एग्जैक्टली वही होता है कि जो हम R&D प्रोजेक्ट करते हैं हमें इवेंट पे फोकस करना पड़ता है। जैसे अगर हम एक न्यू मोबाइल बना रहे हैं ब्रेन असिस्टेंट टेक्नोलॉजी पे, वो मोबाइल अगर सक्सेसफुल हो गई है तो हम उसको सोचेंगे कि मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाए, किस रेट में लॉन्च किया जाए कि हमारी जो और इनपुट इसमें लगी है वो इनपुट हमारा 2-4 महीने में हमारे पास आ जाए और रिकवर हो जाए। जैसे हमने 10 करोड़ खर्च किए इसमें, तो 10 करोड़ रुपए हमको चाहिए भी उसके लिए। उसके बाद हम बेनिफिट्स की सोचते हैं, पहले हम अपने ब्रेक इवन की सोचते हैं कि ब्रेक इवन पे हम पहुंच जाए, देन वी विल थिंक अबाउट द बेनिफिट। तो ब्रेक इवन पे पहुंचने के बाद हमें एक तसल्ली मिलती है कि चलो भैया जितना लगाया था उतना कम से कम हमारा मिल गया हमें, राइट। तो यही चीजें यहां पर है। सो जब भी हम R&D प्रोजेक्ट करते हैं, सो वी हैव टू थिंक अबाउट द इवेंट्स, राइट। लेकिन यहां पर इवेंट्स दिखता ही नहीं है इस नेटवर्क में, इसीलिए हम कहते हैं ये सुटेबल नहीं है R&D प्रोजेक्ट के लिए। क्योंकि आप देखिए इसमें आपको इवेंट कहां दिख रहा है, ये मैंने बनाया है, इवेंट कहां दिख रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी ही दिख रही है हमें, राइट। तो इवेंट्स नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारा इवेंट ओरिएंटेड नहीं है, और इसलिए ये रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है, R&D के लिए सुटेबल नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई यू आर सेइंग इट इज यूजफुल ओनली फॉर सीपीएम बेस्ड प्रोजेक्ट। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, एज सीपीएम प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन activity, and in this network only activity is shown and no role of event. Hence it is suitable only for CPM based project or
रिपीटेटिव टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिपीटेटिव प्रोजेक्ट हो गया। यहां पर क्या है, इट इज सुटेबल फॉर PERT एंड CPM। इसका एग्जांपल हम लिख देंगे यहां पर, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, सॉरी, एक्सप्लेनेशन एज नेटवर्क कंसिस्ट both activity and event, right? Apart from this, PERT uses event oriented network and CPM uses activity oriented network. Activity oriented and CPM uses activity oriented network. Hence, AOA is suitable for both PERT as well as CPM based project, right? Suitable for both PERT as well as CPM based project. तो ये कुल मिलाकर इनके 5-6 डिफरेंसेस थे, इन दोनों में कॉम्परेटिव एनालिसिस थी। आप पॉज कर करके लिखिए इन वीडियो को, मैं ऊपर से कर देता हूं, पूरा देखिए आप। डिफरेंस बिटवीन AOA, राइट। अब हम लोग लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ AOA नेटवर्क।